हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आपके करंट अफेयर्स की क्लास को कवर करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024, समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स 2024, साथ ही साथ 70 बीपीएससी 2024 प्रीलिम्स, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग क्लास कर रहे हैं करंट अफेयर्स के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल हो गई थी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स घटना चक्र पब्लिकेशन की आई दृष्टि मैगजीन से। लेकिन आई दृष्टि मैगजीन काफी लेंदी है, 240 पेजों की है, जिसको कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बहुत सारे पॉइंट उसमें ऐसे भी हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे जिसको बस आपको छोड़ देना है, पढ़ना ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया, उसको फिल्टर करके बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स तैयार किए, जिसकी ऑलरेडी नेशनल करंट अफेयर्स की क्लास आ चुकी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास आ चुकी है। पूरी एक एक क्लास में हम लोग पूरे एक सेगमेंट को कवर कर रहे हैं। और कल मैंने आपको साइंस की क्लास प्रोवाइड कराई थी शाम के 7 बजे के आसपास। आज हम लोग करेंगे यूपी स्पेशल की क्लास, जिसमें आपके यूपी स्पेशल के जितने भी करंट अफेयर टॉपिक होंगे वो भी रहेगा, साथ ही साथ यूपी का बजट भी इसमें शामिल रहेगा। अगर आप भी इस पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देना, वहां से पेड डिटेल जो होगी पीडीएफ की मेरी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। लेकिन मैं नंबर भी लिख देता हूं 8527594636। यहां पर आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, क्योंकि पीडीएफ हमारी हैंड रिटन होती है और जो कि पेड होती है, बहुत ही कम प्राइस में होती है। और साथ ही साथ जिन छात्रों ने या जिन एस्पिरेंट ने पहले से ये पीडीएफ को परचेस कर लिया था, जिसमें केवल उन्हें नेशनल मिला था या इंटरनेशनल, तो प्लीज वो अपनी चारों पीडीएफ अपनी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, केवल अपना स्क्रीनशॉट भेज के, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और साइंस और यूपी स्पेशल। फिर लास्ट के 2 सेगमेंट और बच रहे हैं, जिसमें आपका विविध वाला सेक्शन आता है, संक्षिप्तियां, और इकोनॉमी वाला, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका नेम आपको लिखना है ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, ये पूरा लिखना है ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल। वहां पर मैंने करंट अफेयर्स के 900 प्लस एमसीक्यूज की एक पीडीएफ पोस्ट कर दिया, आप उसे डाउनलोड करो। तो शुरू करते हैं आज की यूपी स्पेशल की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंस वगैरह कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे अपने यूपी स्पेशल को। तो ये जो आपके यूपी स्पेशल के टॉपिक हैं, ये आपके घटना चक्र आई दृष्टि से हैं। तो पहला ही टॉपिक आपका पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर नोएडा से संबंधित। क्या है भाई ग्रेटर नोएडा, क्यों चर्चा में आ चुका है ग्रेटर नोएडा हमारा? क्योंकि 11 से 13 सितंबर 2024 के मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन हुआ था? सेमीकॉन इंडिया का, जो कि सेमीकंडक्टर से संबंधित है। यहां पर आप देखोगे कि शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये इसकी थीम है। आपको पता है सेमीकंडक्टर मींस होता है अर्धचालक, और इसकी टोटल इंडिया के अंतर्गत 5 यूनिट इंस्टॉलमेंट कर दी गई है, यानी कि इंस्टॉल कर दी गई, अर्थात एक तरीके से 5 यूनिट जो है कि लगाई जा चुकी है। जिसमें अभी लेटेस्ट वाली जो साणंद में लगी थी गुजरात में, मैंने आपको बताया भी था, साणंद में 2 लग चुकी हैं, धौलावीरा में भी लगी हुई है, धोलेरा नाम का एक गांव है, आसाम में भी लगी हुई है। तो ये सारी चीज तो मैंने नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। तो इसी पे रिलेटेड आपको 11 से 13 2024 के दौरान सेमीकंडक्टर इंडिया की जो थीम थी, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी कि हम भारत में कुछ इस तरीके का विकास कर रहे हैं जिससे हमारे पास जो चिप वगैरह होती है ना, चिप बनती है, उसकी जो है कि प्रॉब्लम कम हो जाएगी। वैश्विक अर्धचालक उद्योग से जुड़े एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाला भारत विश्व का 8वां देश है, क्योंकि भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि विश्व की कंपनियां आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, एफडीआई लेकर आए, और अर्धचालक से संबंधित जो भी पॉलिसीज होती, जो भी नॉर्म्स होते, जो भी इंडस्ट्री के लिए फॉर्मुलेशन होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे शुरू करें। और भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया है, अर्थात स्पेशली सेमीकंडक्टर को डेवलप करने के लिए कितना बनाया गया? $1 ट्रिलियन, मतलब 1 ट्रिलियन रुपए का। और यूपी सेमीकंडक्टर नीति 2024 को लागू करेगा। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि गुजरात हमारे देश का पहला राज्य था जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को शुरू किया था 2023 के दौरान, तो ये पहला राज्य था, और इसी वजह से वो लगातार जो है कि वहां पे नए जो है कि प्लांट लगाए जा रहे हैं। अब यूपी भी शुरू करेगा इस पॉलिसी को। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2 सैनिक स्कूल खोले गए हैं, एक मथुरा में खोला गया वृंदावन में, जो पूरी तरीके से महिलाओं के लिए होगा, लेकिन एक जो आप देखोगे गोरखपुर में सैनिक स्कूल खोला गया, जो पूर्वी यूपी का पहला स्कूल होगा। टॉपिक पढ़ते हैं। 7 सितंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने गोरखपुर में यूपी के सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। हालांकि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल माना जाएगा। 6 से 12 तक छात्र छात्राओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब इस पॉइंट को ध्यान देना कि मैंने अभी जो आपको बताया, जो मथुरा के वृंदावन में ओपन किया गया, वो स्पेशली महिलाओं के लिए ही है, केवल लड़कियों के लिए ही वहां पे बनाया गया है, ताकि वो भी आर्मी वगैरह की जो है कि ट्रेनिंग लेते हुए आर्मी में अपने इंटरेस्ट को डेवलप करें और भारतीय सेना में अपनी सेवा को दे सकें। लेकिन यहाँ पे जो गोरखपुर में खोला गया, वहां पे छात्र और छात्रा यानी कि
लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे और आवासीय सुविधा रहेगी, यानी दोनों के अलग अलग हॉस्टल्स भी बनाए जाएंगे। देश में पहला सैनिक स्कूल यूपी के तत्कालीन सीएम डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने 1960 के दशक में लखनऊ में स्थापित किया था। तो तीनों बातों को ध्यान से समझना है। जैसे अगर देश का पहला सैनिक स्कूल यानी वहां पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ेंगे तो लखनऊ में खोला गया। फिर यूपी की अगर हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश का जो है कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल हो रहा है, जो लखनऊ में तो नहीं, गोरखपुर में। और अगर पूछा जाए कि पहला सैनिक स्कूल जो लड़कियों के लिए स्पेशली है तो वृंदावन में आ जाएगा, मथुरा में। तो अलग अलग कैटेगरी के बेस पे प्रश्न की भाषा को समझना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जटायु संरक्षण एवं प्रजनन के। तो यहां पर देख लेते हैं कि 6 सितंबर 2024 को सीएम योगी जी ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कर दिया। हालांकि ये पिछले 2 से 3 साल से चर्चा में चल रहा था कि गोरखपुर में उसका शिलान्यास हो चुका है और कब इसका शुभारंभ होगा, तो अब इसका उद्घाटन कर दिया गया है कैंपियरगंज गोरखपुर। तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो गोरखपुर में किया गया है। और गंभीर रूप से ये लुप्त प्राय हैं, अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग, और इन्हें एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण के लिए समर्पित विश्व का पहला केंद्र भी हो गया। यानी जो एशियाई किंग गिद्ध जिसे हम कहते हैं उसके संरक्षण का। अब यहां पर हम आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपका है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। अर्थात क्या कह रहा है यहां पे कि स्कूल ले जाने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया गया उसमें एक इंपॉर्टेंट है रोड टू स्कूल कार्यक्रम। पूरी डिटेल देखते हैं, इसकी समझते हैं। 20 अगस्त 2024 को सीएम योगी जी ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम के प्रथम चरण का शुभारंभ कर दिया गया है। अर्थात रोड टू स्कूल का ये पहला चरण गोरखपुर से शुरू किया गया और ये मिशन आपके निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आता है। निपुण भारत में क्या होता है कि जो क्लास 1, 2, 3 को निपुण भारत मिशन के अंतर्गत रखा गया है, लेकिन अब जो है कि नई एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे तो क्लास 1 और 2 तक रह गया है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा अभी निपुण भारत के लिए, बस इतना जान लीजिए कि निपुण भारत के अंतर्गत इसको शुरू किया गया। और रोड टू स्कूल कार्यक्रम स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप है। पहले स्कूल चलो अभियान के नाम से होता था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मोटिवेट किया जाता था परिवार के साथ कि भाई स्कूल चलो, स्कूल में आपको ड्रेस मिलेगी, बस्ता मिलेगा, किताबें मिलेंगी, खाना मिलेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। लेकिन अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया, रोड टू स्कूल। अर्थात जो बच्चे सड़कों पे जो है कि भीख मांग रहे होते हैं, होटल पे काम कर रहे होते हैं, रोड पे जो है कचरा बीन रहे होते हैं, उन बच्चों को सड़कों से उठा के स्कूल लेकर आना है और उनके परिवार को समझाना है कि आपके बच्चों के लिए स्कूल से सारी सुविधाएं मिल रही है, तो आप अपने बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करें, स्कूल में सारी सुविधाएं स्कूल भेजने का कष्ट करें। तो रोड टू स्कूल कार्यक्रम ये गोरखपुर से लॉन्च हो गया। आगे देखते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। अर्थात यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो ट्रेड शो हुआ 2024 में 25 से 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन किया गया। हालांकि इसका दूसरा संस्करण था, जबकि पहला संस्करण भी इसका 21 से 25 सितंबर 2023 को ही आयोजित हुआ। तो लगभग आप देखोगे कि सेम उसी मंथ के हिसाब से, मतलब सितंबर में ही हर साल आयोजित हो रहा है। इसकी जो थीम थी सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, अर्थात सोर्सिंग का ये अद्वितीय मंच रहेगा। और यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, वियतनाम पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग करता है। वियतनाम क्या करेगा, भारत के पार्टनर कंट्री के रूप में यहां पे सहयोग करेगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की, युवा उद्यमी विकास अभियान। अगर आप इसे देखोगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, तो यहाँ पे फोकस कर रहा है युवा उद्यमी, यानी कि जो यंगस्टर होते हैं, जो नए नए लोग होते हैं, जो हमारी आपकी एज के होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, उनको मोटिवेट किया जाएगा। तो 8 अगस्त 2024 को सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान को प्रारंभ किया गया। कब किया गया, 8 अगस्त 2024 को। इसके अंतर्गत उद्देश्य है कि यूपी के जितने भी शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना। जो यूपी के जो है कि एजुकेटेड लोग हैं, यानी जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, 12th ग्रेजुएशन जो भी किया है, एक बेसिक जो नॉलेज चाहिए होती है, और साथ ही साथ उनको अगर ट्रेनिंग भी मिली हुई है तो उन्हें हम स्वरोजगार यानी स्टार्टअप से जोड़ने का प्रयास करेंगे। और 2024-25 के मूल बजट में इस अभियान का प्रावधान किया गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कई बार कि ये जो प्रमुख योजना है ये किस बजट में शुरू की गई, तो 2024-25 के बजट में शुरू की गई। अब यहाँ पर बात होगी भाई, जब स्वरोजगार से आप जोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो स्वरोजगार लगाने के लिए कुछ पैसा भी दीजिए, तभी तो हम स्टार्टअप अपना ओपन करेंगे। तो यहाँ पे प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को बैंकों से ऋण दिलाकर वित्तीय अनुदान दिया जाएगा, जिससे प्रति वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित हो पाएंगे। यानी कि क्या हो पाएंगे सूक्ष्म। अब एमएसएमई में तो क्या होता है, सूक्ष्म भी होते हैं, लघु भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं, तो बड़े बड़े आकार के होते हैं, लेकिन हाँ सूक्ष्म वाले उद्यम आप शुरू कर पाओगे। और इस तरीके से 10 वर्षों में 10 लाख युवा स्वरोजगार से जुड़ेंगे। अब सोचो कि अगर मान लेते हैं कि मैं अपना एक स्टार्टअप करना चाहता हूं और मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी, मैं एजुकेटेड भी हूं, और मैं क्या करूंगा, एक स्वरोजगार अभियान शुरू करूं इसके अंतर्गत, तो 1 लाख युवाओं में मैं भी शामिल हो गया। और हर साल ऐसे योगी जी का प्लान रहेगा, तो 10 साल तक 10 लाख युवा हो गए। तो ये तो 10 लाख युवा वो हो जाएंगे जो स्टार्टअप के ऑनर
रोजगार हो जाएंगे, लेकिन उसके अंतर्गत काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे स्टाफ होते हैं, तो उनको भी रोजगार मिल पाएगा। तो एक अच्छी योजना है और 2024-25 में इसको नए तरीके से शुरू किया गया है। तो ऐसी योजनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ यूपी के प्रमुख आंकड़े दिए हुए हैं जो यूपी से संबंधित हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे वर्तमान में यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था योगदान करने के माध्यम से। अगर आप देखोगे देश की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान लगभग 9 से 10% तक होता है देश की जीडीपी में। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहली जो सबसे बड़ी योगदान करने वाली अर्थव्यवस्था वो महाराष्ट्र की है और दूसरी उत्तर प्रदेश की। यूपी के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है, यानी यूपी क्या हो चुका है? रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हो चुका है। आगे यूपी प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने में देश का प्रथम स्थान पर है। अर्थात कि यूपी क्या करता है, जो निजी क्षेत्र के जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उसको आकर्षित करने के लिए पहले स्थान पे। क्योंकि यूपी सरकार के द्वारा क्या हो रहा है, हर एक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है निजी क्षेत्र को, चाहे उनके परमिशन को लेके हो, मंजूरी को लेके हो, वातावरण को लेके हो, लैंड एक्विजिशन को लेके हो, वाटर पॉल्यूशन को लेके हो, एयर पॉल्यूशन, हर एक लेवल पे उन्हें जल्दी से जल्दी जो है कि परमिशन दे दी जा रही है उनके मानकों को चेक करके। उनको पेंडिंग या उनको झेलाया नहीं जा रहा है। इस वजह से निजी क्षेत्र के लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए। यूपी को डाटा सेंटर के हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है और साथ ही साथ लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। अर्थात उत्तर प्रदेश में जो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, लखनऊ में किया जा रहा है। साथ ही साथ गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो गया, यानी आयुष चिकित्सा पे फोकस करेंगे। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है और यूपी के पहले फार्मा पार्क ललितपुर जनपद में स्थित है। यूपी का जो पहला फार्मा पार्क होगा जहां पे मेडिकल या मेडिसिन से संबंधित जो पार्क रहेगा, ये पूरी तरीके से ललितपुर में ओपन किया जा रहा है। साथ ही साथ यूपी देश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य हो गया है। तो यहाँ पे कार्ड उपलब्ध कराने में जो है कि अग्रणी हो चुका है, जबकि इलाज के मामले में मैंने आपको बताया था असम वगैरह आते हैं। तो यहाँ पे जो आयुष्मान कार्ड बन रहा है ना, जिसमें जो है कि बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें फिर उसके बाद आपको प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिल जाता है। तो 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को दिया जा चुका और यूपी पहले नंबर पे आ गया देश में। फिर बात करेंगे सभी 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला यूपी देश का पहला राज्य हो गया। अब यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि जब मैं नेशनल करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें आपको एक किसान आईडी वगैरह के बारे में बताया था, डिजिटल कृषि मिशन के बारे में, जिसमें मैंने कहा था कि किसानों की आईडी होगी, साथ ही साथ उनकी जो फसल होगी, खरीफ की फसल अभी जो स्टार्टिंग में है, उनके लिए हम सर्वे करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया जिसने 75 जनपदों में जो है कि इसका फसल उत्पादन का आकलन शुरू कर दिया है। देश में डिजिटल लेन देन में भी यूपी प्रथम स्थान पे है। भाई जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। खुद बजट में जो है कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने मेंशन भी किया है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है और इसमें मैक्सिमम लोग जो है कि क्या करते हैं, यूपीआई वगैरह ट्रांजेक्शन करते हैं। आप लोग हमारी पीडीएफ को भी जो परचेस करते हैं तो आप देखो कि जितने लोग भी कर रहे हैं, लगभग हजारों लोगों ने कर लिए, 10,000 से ऊपर आंकड़ा जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये भरोसा है आप लोगों का हमारे कंटेंट को देख के, और हमारे कंटेंट से प्रश्न आते हैं डायरेक्टली उस शॉर्ट नोट से, इसलिए आपका भरोसा बन रहा है। तो आप लोग भी जो ट्रांजैक्शन करते हो पीडीएफ के लिए, वो क्या करते हो, क्यूआर कोड से या तो यूपीआई आईडी से। बहुत रेयर केस होता है कि नंबर वगैरह हम लोग दे देते हैं, अदरवाइज ये भी क्या हो गया, डिजिटल माध्यम हो गया ना। तो यूपी के डिजिटल माध्यम में हम लोगों का भी योगदान है। देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20% के योगदान के साथ यूपी का फर्स्ट स्थान है। बिल्कुल, हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं कि भाई गेहूं के प्रोडक्शन में बात कर लो, चाहे कुल खाद्यान्न में बात कर लो, दूध की बात कर लो, आम की बात कर लो, गन्ने की बात कर लो, चीनी की बात कर लो, आलू की बात करो, इन सभी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है। और देख लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि सीरा, अल्कोहल और एथेनॉल में भी उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान रखता है। सीरा क्या होता है दोस्तों, अगर जिस लोगों ने चीनी मिल वगैरह में रहे होंगे, जैसे शुगर चीनी मिल में मैं खुद रहा हूँ, मेरे फादर उसमें जॉब करते थे, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस थी, तो मैंने देखा है कि वहां पे जो गन्ने का जो जूस होता है ना, रस, उसको जब फैक्ट्री के अंदर जो है कि कंबाइन किया था, अलग किया था, तो वहां से डार्क कलर का ब्लैक चिपचिपा पदार्थ एक अलग होता है जिसको सीरा भी बोल देते हैं, ठीक। और इसको आगे चल के हम एथेनॉल वगैरह में प्रयोग कर सकते हैं, इसको अल्कोहल वगैरह में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये इस मामले में यूपी देश का प्रथम स्थान है। अब आगे चलेंगे यहाँ पे, यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र और क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जैसे आपने सुना है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको हम दिल्ली कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग एससीआर को पढ़ेंगे, स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर के गठन का प्रावधान कर दिया गया और इसमें लखनऊ से सीमा साझा करने वाले 5 जिलों को शामिल कर दिया गया और लखनऊ को मिलाकर 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे टोटल 6 जिले, लखनऊ को ले लो और लखनऊ से जितनी भी सीमा साझा करोगे, अगर आप बरेली की तरफ बढ़ोगे तो हरदोई आपको मिल जाएगा, अगर आप नेपाल बॉर्डर की तरफ बढ़ोगे तो सीतापुर मिलेगा, अगर आप कानपुर की तरफ बढ़ोगे तो उन्नाव मिलेगा, अगर आप प्रतापगढ़ की तरफ बढ़ोगे तो उधर आपको रायबरेली और बाराबंकी मिलेंगे। तो ये 5 जिले लखनऊ से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो लखनऊ को इंक्लूड करते हुए 6 जिले टोटल रहेंगे जो स्टेट कैपिटल रीजन में रहेंगे। जैसे अभी आप एनसीआर में देखो हरियाणा के कुछ जिले होते हैं, आगरा के मतलब राजस्थान के 2 जिले होते हैं अलवर और भरतपुर, फिर यूपी के भी लगभग 8-10 जिले होते हैं। तो इस तरीके से नेशनल कैपिटल रीजन को तैयार किया गया है। ठीक उसी प्रकार से हम एससीआर की बात कर रहे हैं जिसमें टोटल 6 जिले इंक्लूड रहेंगे, जिसका टोटल क्षेत्रफल होगा 27,826 किलोमीटर स्क्वायर। राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय होगा ये तो लखनऊ में रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से एनसीआर के अध्यक्ष कौन है, नेशनल कैपिटल रीजन के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पे देख रहे थे, अब आतिशी मैम आ चुकी हैं। उसी तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो सीएम होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष आपके मुख्य सचिव होंगे जो कि आईएएस रैंक का अधिकारी होते हैं। आगे चलते हैं, यूपी नजुल संपत्ति। नजुल संपत्ति क्या होती है, इससे संबंधित एक विधेयक लाया गया है जो कि लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग, यानी कि जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होती है उसका मैनेजमेंट और उसका उपयोग, इन सबसे संबंधित यहां पर बात करेंगे। ये विधेयक 2024 में आया है। वर्तमान में यूपी सरकार के पास ऐसे भूखंड हैं जिन्हें नजुल भूमि कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि नजुल भूमि होता क्या है, तो समझ लेते हैं। ये भूखंड विभिन्न निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को पट्टे पर दिए गए हैं, लीज पर दिए जाते हैं। ये भूखंड पूर्ववर्ती सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 और उसके बाद सरकारी अनुदान उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1960 के तहत जारी अनुदान के रूप में दिए गए हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि जो निजी संस्थान होते हैं, निजी व्यक्ति होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि कुछ भूखंड पट्टे पर दे दिया जाता है कुछ समय के लिए, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, कि अनुदान पे दे दिया, आप अपनी जो है कि संस्था, अपने जो इंडिविजुअल जो कॉर्पोरेट होती है उसको आप डेवलप कर सकते हो। सामान्यतः इसमें जो है कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज है बहुत सारी इसमें गई हुई है। अब यहां देखते हैं इस विधेयक में यह प्रावधान है कि नजुल भूमि ऐसे पट्टा धारक जिनका पट्टा अभी चालू है और नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं, पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया तो उनका 30 वर्ष तक रिन्यूअल कर दिया गया है। कि अगर आपको जो लीज पे पट्टा दिया गया है, मतलब जो जमीन दी गई है, अगर आप उसका प्रॉपर किराया भर रहे हैं और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं नियमित रूप से, तो आपको 30 वर्ष तक अभी उस पर और अधिकार बना रहेगा, रिन्यूअल कर दिया गया। और साथ ही साथ ऐसे पट्टे की अवधि समाप्त होने पर राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगी। जैसे अब 30 वर्ष की जो नवीनीकरण की जो समय है, पीरियड है, अगर ये टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो सरकार चाहे तो उसको जो है कि अपने कंट्रोल में ले सकती है, अर्थात स्वामित्व में। तो प्रश्न आता है कि क्या केंद्र सरकार के स्वामित्व में आएगा, तो नहीं, राज्य सरकार के स्वामित्व में आ जाएगा ये चीज। अब आगे बात करेंगे हम, यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य संशोधन विधेयक की हम बात करेंगे, जहाँ पे विश्वविद्यालय के लोग होती है। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, नए स्थापित विश्वविद्यालय के नामकरण और उनके नाम राज्य शब्द हटाने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग कई बार देखते हो कि भाई हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय भी है, जो सामान्यतः केंद्रीय विद्यालय का दर्जा नहीं होता है लेकिन अच्छी पढ़ाई होती है। जैसे बनारस में आप देखोगे तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, जौनपुर में अगर आप देखोगे तो वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटीज के नाम से हो गई, गोरखपुर में आप देख सकते हो तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के दर्जे में है। तो ऐसे बहुत सारी जो राज्य यूनिवर्सिटीज होती हैं, अब यहां से राज्य शब्द को रिप्लेस कर दिया जाएगा, केवल क्या कहा जाएगा, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय कहा जाएगा, राज्य शब्द का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो बस यही एक अधिनियम लाया गया था। फिर बात करेंगे यूपी नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। तो ये जो विधेयक आया इसका क्या मतलब होता है कि यूपी का नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण, देखा जाए इसका लक्ष्य तो हम देखते हैं राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक बनाना है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था का टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएं। अभी तक केवल और केवल महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। यूपी निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र सीमित समिति का गठन भी किया जाएगा इसके अंतर्गत, यानी कि निर्माण क्षेत्र बोर्ड, निर्माण क्षेत्र प्राधिकरण और निर्माण क्षेत्र समिति, इन तीनों का गठन होगा। साथ ही साथ जो सीएम होंगे यहाँ के उत्तर प्रदेश के, वो इस यूपी निर्माण क्षेत्र बोर्ड के अध्यक्ष भी बनेंगे। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रथम योगदान किया गया है। राज्य सरकार ने इसमें जो है कि अपना योगदान भी शुरू कर दिया। अब आगे चलते हैं, यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध, अर्थात इसमें एक नया विधेयक लाया गया 2024 में, जिसमें कहा गया कि यूपी विधि के विरुद्ध अगर आप धर्म परिवर्तन करते हो
देखो, धर्म परिवर्तन करना कोई बुरा नहीं है। आप आर्टिकल 25 में पढ़ते भी होंगे यहाँ पे, जहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दी गई है धर्म परिवर्तन, धर्म के प्रचार प्रसार से संबंधित बातें हैं। लेकिन उसमें एक जगह आप ये भी पढ़ते होंगे कि आर्टिकल नंबर 225 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि निम्न आधारों पर आप धर्म परिवर्तन करते हो तो आपको क्या कहा जाएगा, आरोपी सिद्ध किया जाएगा। कि अगर आपके धर्म परिवर्तन करने से कोई लोक व्यवस्था या स्वास्थ्य या सदाचार की जो है कि प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी जो है कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है राज्य में, तो आपके ऊपर आरोपी मतलब कानूनन अपराध बनाया जाएगा और आप पे मुकदमा चलेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि यूपी सरकार या हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल के तहत ये कह रहा है कि आप धर्म परिवर्तन कर सकते हो, परंतु नियमों के साथ करना। ऐसा ना हो कि आपके धर्म परिवर्तन करने से बहुत सारी समस्याएं आ जाए। तो यही चीज एक नए विधेयक में लाई गई यूपी सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आपको धर्म परिवर्तन करने से मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर आप विधि के विरुद्ध होकर करोगे तो आपके ऊपर प्रावधान क्या क्या लगेंगे। पहली चीज, जैसे राज्य में धर्म परिवर्तन संबंधी घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने और ऐसे अपराध करने वाले अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाने का प्रावधान किया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारा जो है कि धर्म परिवर्तन करने की बात बहुत सारी जगह सुनने को मिली है। इसमें जैसे मान लो विधेयक में नाबालिग हो गया, दिव्यांग हो गया, मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति, महिला, SC ST के व्यक्तियों को अगर अवैध मतांतरण कर रहे हो तो न्यूनतम 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा नाबालिग है, 18 साल से कम का, उसे नहीं पता धर्म की भाषा क्या होती है, उसे क्या किया गया, हिंदू धर्म से निकाल के इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म या यहूदी धर्म, या फिर इस्लाम धर्म के बच्चे को जो है कि यहूदी धर्म में कन्वर्ट कर दिया गया या ईसाई धर्म में ला दिया गया। तो ये चीजें जो है कि अपराध मानी जाएंगी क्योंकि वो नाबालिग है, वो 18 वर्ष से छोटा है। प्लस दिव्यांग व्यक्ति अगर होता है, उसे आपने किसी चीज का लालच दे दिया कि हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए देंगे, तुम्हारी दिव्यांगता दूर हो जाएगी, तुम्हारे बॉडी के सारे पार्ट्स हम लगवा देंगे, लेकिन तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा। या फिर कोई मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति जिसको अपने ही चेतना का पता नहीं है, किसी महिला उसका शोषण किया, जबरदस्ती जो है कि उसके साथ गलत काम किया और उसको ब्लैकमेल करते हुए कि भाई आप इस धर्म को मान लो नहीं तो हम आपके ऊपर जो है कि रील्स वगैरह या जो भी है उसको पब्लिकली कर देंगे। तो इस तरीके के अगर अपराध आप करते हो, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हो नियम के विरुद्ध होकर, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना रहेगा न्यूनतम। आगे देखोगे कि अगर ये आपका अवैध मतांतरण सामूहिक रूप से अगर हुआ ना, 10, 12, 15, 20 लोगों को कराया, तो न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम 14 वर्ष तक की कठोर सजा रहेगी और न्यूनतम 1 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति भी अवैध धर्म परिवर्तन के संबंध में किसी विदेशी या अवैध संस्था से धन प्राप्त करता है तो उसे कम से कम 7 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 14 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि पाकिस्तान की कोई संगठन है जो फंडिंग कर रही है इंडिया के अंतर्गत, या चाइना का कोई संगठन है जो फंडिंग कर रहा है, या फिर इजराइल की कोई संगठन है जो फंडिंग कर रही है और कहती है कि भाई आप इस्लाम धर्म छोड़ दो, हिंदू धर्म छोड़ दो, ईसाई धर्म छोड़ दो, आप यहूदी में कन्वर्ट हो जाओ। किस में कन्वर्ट हो जाओ? यहूदी में। और इसके लिए हम आपको इतने लाख करोड़ रुपए, डॉलर या पैसे देंगे। तो आप अगर ऐसी स्थिति में किसी विदेशी या फिर अवैध संगठन से पैसा ले रहे हो और लालच में आके अगर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आप फिर अपनी जो अमीरियत होगी नई नई, जो शानो शौकत आपकी नई नई बनेगी, आप पूरे मोहल्ले में दिखाओगे। इससे क्या होगा? एक मोहल्ले में सामाजिक ताना बाना टूट जाएगा और सभी लोग उस धर्म की ओर चल पड़ेंगे और ऐसे में हमारे भारत की आंतरिक संप्रभुता खतरे में आ जाएगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखकर रेगुलेट करने का विचार किया गया। अब यहाँ पे यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 जैसे केंद्र सरकार ने लागू किया, वैसे बिहार सरकार ने लागू किया, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हमारी लीक हो जाती है जिसकी वजह से भविष्य जो है कि बहुत अंधेरे में चला जाता है युवाओं का। बहुत सारी चीजें इसकी वजह से प्रॉब्लम में आती है। आप लोग फेस कर ही रहे हो। 11 फरवरी का आरओ का परीक्षा दिया था, दिसंबर में जाके हो रही है, पूरा सोचिए। और आरओ की परीक्षा खुद 2021 के बाद जो है कि हुई थी। तो देखा जाए तो 4 साल आपके पूरे खराब हो गए। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पूरा 4 साल खराब हो गया। यूपी पीसीएस की परीक्षा जो होनी थी आपकी कब? 17 मार्च को, पोस्टपोन होकर 27 अक्टूबर हो गई। अभी भी उसमें संशय बना हुआ है कि अब दिसंबर में होगी कि मार्च में होगी, यानी पूरा समय बेकार हो गया। बिहार पीसीएस जो आपका 30 सितंबर को होना था, पोस्टपोन होकर 17 नवंबर गया, अब हो गया 13 से 14 दिसंबर। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और साथ ही साथ जो परीक्षा लीक हो जाती है। सोचो यूपी पुलिस की परीक्षा लीक हो गई थी, 60 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा था, फिर दोबारा अगस्त के लास्ट मंथ में दिया था, लास्ट वीक में। तो इन सभी परीक्षाओं को रोकने के लिए ही उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक नया विधेयक पारित किया। 30 जुलाई 2024 को यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 के प्रावधानों में बदलाव किया गया। यानी ये अधिनियम पहले से ही भारत में था, ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं था, लेकिन उतना प्रभावी नहीं था। इसीलिए जो संगठन होते थे, जो गिरोह होते थे, जो संगठित अपराध करते थे, वो इसका दुरुपयोग आसानी से कर लेते थे।
तो यहां देखोगे विधेयक में यूपी लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षा यानी यूपी पीसीएस हो गया, या यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी हो गया, जिससे पेट वगैरह के एग्जाम होते हैं, लेखपाल के होते हैं, और राज्य विश्वविद्यालय के साथ साथ उनके द्वारा जो नामित प्राधिकरण होंगे, निकाय होंगे, एजेंसीज होंगी, उनके द्वारा भी कोई परीक्षा अगर आयोजित कराई जा रही है। साथ ही साथ आपकी जो यूपी बोर्ड के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, जैसे 10th की, 12th की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम किए जाते हैं, इन सभी परीक्षाओं में अगर कहीं भी पेपर लीक का मामला आता है, पेपर को लीक करने का प्रकरण आता है, तो आपको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा प्रावधान इस विधेयक में? अच्छा, प्रावधान में मैं आपको बता दूं कि एक अलग से हमने नोट्स बनाया था घटना सार से, उसमें भी मैंने ये डिटेल से बता रखा है। लेकिन एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि अगर इस विधेयक में छात्रों को कारावास या जुर्माने के दंड की परिधि में शामिल नहीं किया गया, यानी कि जो छात्र हैं उनको कारावास या जुर्माने में नहीं शामिल किया जाएगा, और अनुचित साधनों के प्रयोग में छात्रों के शामिल होने पर उनका परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें 1 वर्ष के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए रोक दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो गलत बात है, भाई छात्रों को भी जो है कि सजा होनी चाहिए, जुर्माना देना चाहिए। तो देखो, अगर थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप सोचोगे तो आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आप ये चीज अपने ऊपर अप्लाई करो, जैसे समीक्षा अधिकारी का जब पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे कटिंग्स आए थे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेजेस आए थे, हमारे भी ग्रुप में आए थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके व्हाट्सएप पर पीडीएफ आ चुकी थी, जिनके व्हाट्सएप पे क्या था, पूरा का पूरा पेपर आ गया था, टेलीग्राम पे पेपर आ गया था। तो क्या उस बच्चे ने किसी संगठित गिरोह के मुखिया से कोई बात की थी? ऐसी बात नहीं है। मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख रुपए में पेपर खरीद लिया फॉर एग्जांपल, और उस व्यक्ति ने 100 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जो उसके कांटेक्ट में थे, दोस्त थे, कि भाई तू जल्दी जल्दी इसे देख ले। तो जिस दोस्त के पास गया उसमें उसकी तो गलती नहीं है, और जाहिर सी बात है आपका भी मन विचलित हो जाएगा। आप कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र के परिवार से नहीं है इस समय, ये बात हकीकत है, ठीक है। तो आपका भी मन विचलित हो जाएगा यार कि किसे पता चल रहा है पेपर आ गया व्हाट्सएप पे, फटाफट ओपन कर लो। तो इसमें छात्रों की तो कोई गलती नहीं है भाई, जो चीज आपके सामने प्रेजेंट कर दी गई, मान लो उस पीडीएफ पे कोई नाम ही ना लिखा हो, आरओ का पेपर है कहाँ का, फिर भी तो आप ओपन करोगे ना, आपको तो पता नहीं है। जब आप ओपन करोगे तो आपने देखा अरे तो आरओ का पेपर आ गया, तो लीक हो गया पेपर, या यूपी पुलिस का। और जब सीबीआई जांच होती है तो आपके व्हाट्सएप नंबर को भी क्या किया था, एंगेज कर लिया था कि भाई आपके पास भी पीडीएफ आई थी, कहां से आई? तो इसमें तो आप भी फंस गए। तो गलती आपकी नहीं है इसमें, भाई कहीं से भी आया, सर्कुलेट हुआ, वायरल हो गया, हमें भी मिल गई वो चीजें। तो यहां पर ये अच्छा कदम उठाया गया। बस इतना होगा कि आपको 1 वर्ष तक परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। हालांकि यहां पे उन बच्चों के साथ समस्या आ सकती है जो आखिरी स्टेज में हो, जो आखिरी एज में हो, जैसे 40 ईयर्स आखिरी एज में हो, 37 ईयर्स के आखिरी एज में हो, या आखिरी अटेम्प्ट में हो, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये मुझे ठीक लगा। आगे देखते हैं यहाँ पे पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान जन अभियान। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ 14 टॉपिक में, अभी और भी आगे मिले, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, और लगभग जो है कि 100 टॉपिक मैंने इसमें कवर किए यूपी स्पेशल के बहुत अच्छी तरीके से। पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024। 20 जुलाई 2024 को सीएम योगी जी ने एक दिन में प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख लगभग 36.5 करोड़ पौधारोपण का महाअभियान शुरू किया। इसका शुभारंभ कहां से किया गया? लखनऊ में कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन से शुरू किया गया, जहां पे कुकरेल वन भी कहते हैं। इस अवसर पर सीएम योगी जी ने हरी संकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की। किसकी स्थापित की? हरी संकरी वृक्ष वाटिका स्थापित की गई, और 2027 तक 175 करोड़ पौधरोपण के माध्यम से 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 9.23 से बढ़ाकर 15% तक करना है। क्योंकि जो हमारी ISFR रिपोर्ट होती है, फिर उसका जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति होती है, उसके तहत यूपी सरकार ने अपना टारगेट रखा है कि हम 2030 तक कितने प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे वनावरण? 15%। लेकिन वर्तमान में अगर मैं बात करूं 2024 की, तो हमारे यहाँ केवल 9.23% ही है। तो इस तरीके से हम 2027 तक 175 करोड़ पौध लगा के लगभग 15% का लक्ष्य हासिल कर लें 2027 में, क्योंकि इलेक्शन फिर से होने हैं, इसीलिए वो टारगेट रखा गया है। आगे देखते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत एक दिन में लगभग 36.5 करोड़ पौधों का रोपण किया गया, और सबसे अधिक जो पौधों का रोपण किया गया सोनभद्र में, सर्वाधिक लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पौधों का रोपण किया गया, 1.5 करोड़ से ज्यादा ही मान लो, और सर्वाधिक लगाया गया। और हालांकि जब आप ISFR रिपोर्ट पढ़ते हो तो यूपी के अंतर्गत सोनभद्र एक ऐसा जिला है जहां पर प्रतिशत और टोटल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे अधिक आपको वृक्षावरण वनावरण देखने को मिलेगा। प्रयागराज क्यों चर्चा में है? क्योंकि हमारा संविधान हमारा सम्मान इस अभियान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पे, और इसकी शुरुआत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली से की गई थी। तो इसका जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया प्रयागराज में किया गया। आगे चलते हैं, और भी हमारी योजनाएं हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट कर लेता हूं, क्योंकि कहीं पे मैं लिखता हूं, कहीं निशु मैम लिखती है, कहीं हमारे टीम स्टाफ लिखते हैं। हालांकि कंटेंट को मैं जो है कि पूरा फिल्टर करके जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो मैं प्रोवाइड कराता हूं, फिर हमारी टीम भी लिखती रहती है, क्योंकि एक आदमी के लिखने से पूरा नहीं हो पाएगा।
फिर आगे बात करेंगे यहाँ पे कि उपवन योजना एवं हेरिटेज ट्री, इसकी बात करें तो राज्य में हरियाली वृद्धि के लिए जुलाई 2024 में इसे लागू किया गया और इसमें राज्य सरकार क्या करेगी, शहर, गांव, पार्क तथा सड़क के किनारे और अन्य स्थानों पर क्या करेगी, वृक्षारोपण लगाएगी। सबसे अधिक यही काम किया जाएगा अन्य स्थानों पर भी। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि शहर में, गांव में, पार्क में, जो भी गांव शहरों में जो पार्क होते हैं, सड़क के किनारे भी हम हर जगह वृक्षारोपण लगा रहे हैं। आप देखोगे इस बार योगी जी की सरकार के द्वारा वृक्षारोपण पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने 948 विरासत वृक्षों का पोषण करने के लिए योजना बना दी है कि 948 जो वृक्ष है हमारे विरासत वृक्ष हैं, हम उनका क्या करेंगे, पोषण करेंगे, यानी उसकी सुरक्षा करेंगे। अब इसी तरीके से मित्र वन की बात करें, यह भी प्रश्न बन सकते हैं इस बार, क्योंकि वृक्षारोपण जन अभियान 2024 जो शुरू किया गया, इसके तहत यूपी और नेपाल की सीमाओं पर स्थापना की गई। अर्थात जो यूपी का नेपाल से बाउंड्री शेयर होता है ना 7 जिलों में, जो आपके पीलीभीत से शुरू होकर लास्ट में महाराजगंज तक जाता है, जिसमें आपका पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बलरामपुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, ये सभी जो सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जो क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, मित्र वन की स्थापना करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे शक्ति वन, युवा वन, बाल वन जैसे विशेष वन भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये अलग अलग वन भी स्थापित हो रहा है। अच्छा, हाथरस हादसे की जांच की बात अगर हम करेंगे हाथरस के, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक कमेटी को गठित किया गया जुलाई 2024 में, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो कि ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी इस आयोग के अध्यक्ष हैं। लेकिन इनके साथ 2 और भी सदस्य रहेंगे, पूर्व आईएएस अधिकारी हेमंत राव और पूर्व आईपीएस अधिकारी भावेश सिंह जी भी इसके साथ, मतलब इनके साथ शामिल रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे बायोप्लास्टिक पार्क्स की बात हो रही है। बायोप्लास्टिक पार्क क्या होंगे कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी जो कि आपके नेपाल बॉर्डर पे स्थित है, इस जिले में स्थापित किया गया जून 2024 में। और यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ तहसील, जहाँ पे बताया था कि सीतापुर का नैमिषारण्य क्षेत्र और गोला गोकर्णनाथ का ये जो क्षेत्र जहाँ पे 88,000 ऋषियों ने जो है कि महायज्ञ वगैरह किया था आदिकाल में, तो यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ तहसील के अंतर्गत एक कुंभी गांव है, वहां पर स्थापित किया गया बायोप्लास्टिक पार्क। तो याद रख लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है तो जिले के साथ आपको तहसील, गांव तीनों याद होने चाहिए। और आगरा और प्रयागराज में अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने के लिए भी यहां पर मंजूरी दी गई है। प्राचीन एवं विरासत भवन की बात करें तो जून 2024 में 3 नए विरासत इमारतों को जो है कि क्या किया गया, पर्यटन के तौर पे विकसित किया जाएगा। जैसे कोठी रोशन उद्दौला जो कि लखनऊ में रोशन उद्दौला की एक कोठी है उसको, और बरसाना जल महल जो कि मथुरा में है, और शुक्ला तालाब जो कि कानपुर देहात, क्योंकि एक कानपुर नगर अलग जिला होता है और कानपुर देहात एक अलग जिला होता है, दोनों एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करते हैं। इन तीनों स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ध्यान देना कि ये सब प्राचीन और विरासत भवन तो है ही है, लेकिन अब पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिए जाएंगे ताकि इनका जो है कि संरक्षण करने के साथ साथ पर्यटन को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके। आगे देखते हैं, माहेश्वर तिवारी जी के बारे में सुनेंगे। देखिए, ये प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे और नवगीतकार भी थे हमारे उत्तर प्रदेश के, और इनका निधन हो गया अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2024 को। यश भारती पुरस्कार से सम्मानित भी थे और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित थे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंधित थे, बस्ती जिले से संबंधित जो गोंडा वंडा के क्षेत्र में आती है। यूपी की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 है, ये क्या कहती है, देखिए 14 मार्च 2024 को ये प्रख्यापित की गई थी, यानी कि प्रस्तावित की गई थी, जारी की गई थी, और अगले 5 वर्षों तक इसे प्रभावी रखा जाएगा, अर्थात 2028 तक, 2024, 25, 26, 27, 28, तो टोटल 5 वर्षों के लिए बनाई गई ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। इसमें क्या कहा गया कि यूपी में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। अर्थात इस पॉलिसी के तहत यह कहा गया कि हम प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन तक जो है कि प्रस्तावित रखेंगे, उत्पादन करेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टार्टअप्स होंगे जो इस उत्पादन में अपना योगदान देना चाहेंगे, उनको हम अधिकतम रूप से क्या करेंगे, वित्तीय प्रोत्साहन देंगे। कितना, लगभग 25 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्षों तक हम लगातार उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन की अगर नीति है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है, तो भाई योगी सरकार से जो ये पॉलिसी आई हुई है उसके तहत आपको क्या मिलेगा, अनुदान मिल जाएगा। 1 साल में 25 लाख, इस तरीके से 1 करोड़ 25 लाख तक आप आराम से इसके साथ सहयोग कर सकते हैं। प्रति वर्ष है 25 लाख, केवल 5 साल के लिए नहीं, प्रति वर्ष है, हर साल आपको मिल सकता है। यूपी नेडा जो इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जानी जाएगी। अब चलते हैं आगे, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज प्रताप सिंह जी को क्या बनाया गया, यूपी के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। 7 मार्च 2024 को हुई थी इनकी नियुक्ति। राजकुमार विश्वकर्मा जी की बात करेंगे तो यूपी के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए, जो कि मार्च 2024 में ये भी नियुक्त किए गए थे। हालांकि इनका जो कार्यकाल है मुख्य सूचना आयुक्त का 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट होगा उसके बाद ये क्या होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना,
हालांकि ऊपर आपने किसी से संबंधित एक नया योजना भी पढ़ी थी, युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, लेकिन वहां से और यहाँ में थोड़ा सा एक दो फैक्ट और एक्स्ट्रा है कि सीएम योगी जी के द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए मार्च 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। राज्य सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। कितना? 5 लाख रुपए तक का जो भी आपको योगदान दिया जाएगा वो कैसा रहेगा? ब्याज से मुक्त रहेगा, यानी उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जा चुका है। अब देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है कहां पर? अगर देखोगे तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया 26 फरवरी 2024 को। यहाँ पे गोला बारूद और मिसाइलों के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया और भारत में पहली बार ऐसा होगा निजी क्षेत्र की कंपनी के द्वारा इस तरीके के जो है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स खोले जा रहा है, और ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कॉम्प्लेक्स भी होगा। भारत की हाइपर वेलोसिटी सुरंग क्या है जो आपके गगनयान मिशन के लिए बहुत सहयोगी हो सकती है? तो यहां पर आप देखोगे कि आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। S2 नामक सुविधा जो कि 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 3 से 10 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है, और ये भारत की पहली सुरंग होगी इस तरीके की। जो किसके द्वारा सुरंग डेवलप किया गया? ये आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया और उसी के कॉम्प्लेक्स में, यानी वहीं पर है। वाराणसी और अयोध्या फिर चर्चा में है। देखिए, ये सब कुछ ऐसे स्थल है, पर्यटन स्थल, जहां पर लगातार कोई ना कोई नई नई इनिशिएटिव आती रहेगी, तो अलग अलग आपको लिखते रहना है। 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में हरित जलमार्ग का उद्घाटन किया था, और यहां पर प्रधानमंत्री जी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक कैटामरन पोत जो है कि शुरू किए, जिसमें एक था एमवी गु और एक था एमवी निषाद राज। ये जो एमवी गु है ये आपकी अयोध्या में सरयू नदी पर नौकायन करेगा, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देगा, और वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा कौन? एमवी निषाद राज। इन पोतों का निर्माण जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया, और ये बैटरी से चार्ज होने के लिए संचालित है, जिससे ये क्या करेंगे? बहुत अधिक मात्रा में जो है कि कार्बन का जो उत्सर्जन होता है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। लगभग 400 मिलियन मीट्रिक टन के हिसाब से कंट्रोल करेंगे ये। श्री कल्की धाम मंदिर जी की बात करेंगे तो 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी के संभल जिले में भूमि पूजन किया, और श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा पूरी तरीके से, और इसके जो चेयरमैन होंगे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी को इनका चेयरमैन बनाया गया कल्की धाम का। कल्की धाम किससे संबंधित है? तो भगवान विष्णु के मंदिर से संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम महाअवतार माना जाता है जो कि कलयुग में हुआ था। भारत के स्तर पे अगर आप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करोगे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे, अभी तक आपने जितने भी लॉ यूनिवर्सिटीज पढ़ी है वो नेशनल लेवल पे नहीं होती है, वो कहने का मतलब अलग अलग नामों से होती है, लेकिन ये राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से है, जो 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। यानी अब इसमें कोर्स संचालित होंगे, और इस दौरान भाई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना जरूरी है, क्योंकि लॉ से संबंधित थी, तो CJI DY चंद्रचूड़ जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री शामिल थे यहाँ पे उद्घाटन कार्यक्रम में। हालांकि यूपी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में इसकी स्थापना शुरू की गई थी। 1920 में इसका क्या किया गया? शिलान्यास किया गया, और तब उस समय इसका नाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय था। लेकिन अगस्त 2023 में एक अधिसूचना के माध्यम से इसका नाम पुनर्नामकरण कर दिया गया, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति साथ ही साथ वकील भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम कर दिया गया। तो ये जो आप प्रयागराज में पढ़ते हैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय या फिर आपके राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है। बस 2020 में जब स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना शुरू हुई थी, तभी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से थी। बाद में इसको क्या किया गया? प्रयागराज में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम से एड ऑन कर दिया गया। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे दिव्य अयोध्या ऐप की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप इसे देखोगे, जनवरी 2024 में सीएम योगी जी ने इसे लॉन्च किया, जो कि अयोध्या आने वाले जितने भी पर्यटक होंगे, वहां पर जो भी तीर्थस्थल होंगे अयोध्या से संबंधित, उनकी पूरी जानकारी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। MSME सेक्टर की बात कर लेते हैं। MSME में यूपी का शीर्ष स्थान है। कैसे? क्योंकि जनवरी 2024 में एक वाणिज्यिक कंपनी CBRE ने MSME के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अंतर्गत इन्होंने कहा कि भारत में जो उद्यम पोर्टल है, इसके अंतर्गत कुल पंजीकृत MSME के संदर्भ में 9% की हिस्सेदारी यूपी की है, और जिसके साथ यूपी रैंक 1 में आता है, और रैंक 2 पे आपका महाराष्ट्र है, रैंक 3 पे आपका तमिलनाडु है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में MSME यूनिट सबसे अधिक है। कितनी है? पूरे भारत में लगभग 9% का योगदान उत्तर प्रदेश से दिया जाता है। फिर और आगे चलते हैं। पहला बालिका सैनिक स्कूल की बात करेंगे, जो 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी के द्वारा वृंदावन मथुरा में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक
स्कूल का उद्घाटन किया गया और यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए ही पहला सैनिक स्कूल है। तो अभी आपने 3-4 चीजें पढ़ ली। देखो, पहला जो है कि देश का सैनिक स्कूल आपके लखनऊ में खोला गया था, संपूर्णानंद जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे, संपूर्णानंद जी, उनके द्वारा। लेकिन अभी गोरखपुर में जो कि पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल खोला गया, जिसमें छात्र और छात्राओं को हॉस्टल की व्यवस्था के साथ सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अब यहां पर आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी मैंने ही लिख रखा था, बस इसको जो है कि पहले लिखा था जब जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स आए थे आई दृष्टि के, तब लिख दिया था। तो इसको एक साथ ही सारे टॉपिक इसी के दिए हुए थे आई दृष्टि के, तो मैंने मर्ज कर दिया। अब यहां पर देखते हैं, 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में लगभग 11,100 यानी एक तरीके से 11,100 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की। और साथ ही साथ इस परियोजना के साथ इन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और अयोध्या में एक हवाई अड्डा भी बनाया गया, जो कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भगवान श्री राम केवल हिंदुओं के या केवल भारतीयों के ही जो है कि प्रतीक स्वरूप नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं। तो पूरी दुनिया में जो है कि जितने भी रहने वाले अलग अलग धर्मों के लोग हैं, या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, या भारतीय मूल के लोग हैं, जब वो भारत में आएंगे तो एक बार उन्हें इंटरनेशनल फ्लाइट कहां पर उतरनी होगी? या तो लखनऊ में उतरेंगे इंटरनेशनल, जो आपका चौधरी चरण सिंह के नाम से है, या फिर बनारस में लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से, या फिर दिल्ली में। लेकिन इतनी दूर आने की जरूरत ही क्या है? डायरेक्ट आप अयोध्या में आ जाओ। तो अयोध्या में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर तक पहुंचने के लिए, मंदिर के लिए 4 जो है कि पथ बनाए गए, जिसमें राम पथ होगा, भक्ति पथ होगा, धर्म पथ होगा और राम जन्मभूमि पथ होगा। इन चारों पथों का जो आगमन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं अयोध्या में एंट्री करते हुए मंदिर के गेट तक पहुंचाएगा आपको। साथ ही साथ इसी समय दरभंगा से होते हुए, अयोध्या होते हुए आनंद विहार टर्मिनल, जो कि आपके गाजियाबाद के अंतर्गत आता है, अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई। ध्यान रखना है कि वंदे भारत ट्रेन की मैं बात नहीं कर रहा, नमो भारत ट्रेन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो नेशनल करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, साइंटिफिक वाले में भी पढ़ा दिया है। यहां पर मैं बात करूंगा, ये भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन भी कहलाएगी, क्योंकि इसको अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से दिया गया है। अब आते हैं काशी तमिल समागम की बात करें। दिसंबर 2023, लगभग 17 से 30 दिसंबर 2023 के दौरान सेकंड संस्करण का इसका आयोजन वाराणसी में किया गया। काशी और तमिल अर्थात तमिलनाडु और यूपी के बीच का संबंध है। पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया था। सेकंड संस्करण में मोदी जी ने नमो घाट, जिसको खिड़किया घाट भी कहते हैं, बनारस में आप जाओगे, जो हाथ जोड़े हुए जो इस तरीके की प्रतिमा है, इस तरीके की, ठीक है, हाथ जोड़े हुए जो प्रतिमा है, यही को नमो घाट कहा जाता है। और इसका शुभारंभ किया नमो घाट से ही, किसका? काशी तमिल समागम का शुभारंभ किया। और इसी दौरान कन्याकुमारी से वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दी गई, जहां से डायरेक्ट आप वाराणसी से बैठ के कन्याकुमारी तक जा सकते हो। लेकिन इन दोनों के बीच जो कार्यक्रम जो आयोजित किया था, उसकी जिम्मेदारी दी गई है IIT मद्रास तमिलनाडु में और BHU वाराणसी एजेंसी, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दोनों राज्यों के बीच में इस प्रोग्राम को हर वर्ष लॉन्च करते रहें। आगे देखते हैं, 15 दिसंबर 2023 को सीएम योगी जी ने गोरखपुर के स्थित रामगढ़ ताल, जो कि बहुत ही फेमस है, यहाँ पे लेक क्वीन क्रूज को लॉन्च किया, लेक क्वीन क्रूज को लॉन्च किया। फिर बात करेंगे 42वां रामायण मेला। तो कई बार ऐसे मिलान करने के लिए आता है कि रामायण मेला का आयोजन कहाँ किया था, तो अयोध्या में हो गया। तो इसको देखते हैं, 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में आयोजित किया गया था और प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश सरकार एवं रामायण मेला समिति के सहयोग से इसका आयोजन किया था। हालांकि रामायण मेले की जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी वो 1982 में रामायण मेले का प्रारंभ किया गया था। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहां पे ओपन किया जा रहा है? देखो, IIT रुड़की जो होता है उत्तराखंड में, लेकिन उसका एक कॉम्प्लेक्स आपके सहारनपुर में भी स्थापित किया गया है, उसका एक परिसर। तो इसी सहारनपुर में जो IIT रुड़की का एक परिसर है, यहां पर क्या किया जाएगा कि 5G को AI से जोड़ने और 6G पर शोध से संबंधित ये पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है कि किस प्रकार से हम 5G टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ 6G के लिए क्या संभावनाएं हो सकती हैं। GI टैग की बात करेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये थोड़ा सा GI टैग आपको देखने को मिला, यूपी के 4 उत्पादों को GI टैग दिया जा चुका है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि अप्रैल 2024 में ऑलरेडी 6 GI टैग और मिल चुके हैं, जिसके बाद यूपी का टोटल 75 GI टैग हो चुके हैं और जिसमें फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। इसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु होता है, जिसके पास 58 GI टैग होते हैं। अच्छा, जो 4 उत्पाद दिए गए थे वो थे आपके बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा ढोलक, काल्पी का हस्त निर्मित कागज और बाराबंकी का हैंडलूम। इन चारों को यूपी का GI टैग दिया जा चुका है। हालांकि जो अप्रैल में दिए गए थे, जिसमें बनारस का था, बरेली का था, चित्रकूट का था, वो भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा कि कहां पे मिलेगा, कहां पढ़ना है। तो यूपी के टोटल 75 GI टैग हो चुके हैं, याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, अप्रैल 2023 में ही
मतलब पिछली साल कांगड़ा चाय को, जो कि हिमाचल प्रदेश की है, इसको यूरोपीय आयोग के द्वारा संरक्षित जीआई टैग दिया गया है। हालांकि इसको 2005 में ही जो है कि इंडिया की तरफ से जीआई टैग दिया जा चुका था। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय देता है जीआई टैग, पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यूरोपीय आयोग ने संरक्षित भौगोलिक संकेतक के रूप में इसको दिया था 2023 में। अब बात करते हैं फिर से अयोध्या की। तो भाई अयोध्या में फिर से दिवाली आने वाली है और इस बार की दिवाली तो बहुत ही भव्य होने वाली है, क्योंकि राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। लेकिन दीपोत्सव 2023 के दौरान 22,23,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इतनी बड़े जो है कि स्तर पे कोई भी देश ने अभी इस तरीके का जो है कि आयोजन नहीं किया। हालांकि यहाँ पर अयोध्या में एक संग्रहालय की प्रस्तावित है स्थापना की, भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना को प्रस्तावित किया जाएगा। यहाँ पे भारतीय मंदिर की जो वास्तुकला है, जिसमें आपकी द्रविड़ शैली में बनने वाले जितने भी मंदिर है दक्षिण भारत के फेमस, जैसे आप देखोगे कि मीनाक्षी मंदिर हो गया, लेपाक्षी मंदिर हो गया, मदुरै मंदिर हो गया, कांची का मंदिर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे नागर शैली के मंदिर, बेसर शैली के मंदिर होंगे। तो ये सभी मंदिरों में जो आपकी वास्तुकला का प्रयोग किया गया है, उन सभी को एक जगह कलेक्ट करते हुए संग्रहालय तैयार किया जा रहा है, जो अयोध्या में प्रस्तावित है। सौम्या माथुर जी कौन है? जो नवंबर 2023 में पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक का पदभार संभाला, और पूर्वोत्तर रेलवे का जो जोन का हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में स्थित है। तो सौम्या माथुर जी ने पद संभाला है, जो कि पहली महिला है ऐसी। जनजातीय संग्रहालय की बात करें, जनजातीय संग्रहालय के लिए अभी 31 अक्टूबर 2023 को 3 नए जिलों में जनजातीय संग्रहालय के उद्घाटन की घोषणा की गई है, जहां पे मिर्जापुर रहेगा, सोनभद्र रहेगा और महाराजगंज रहेगा। यहां पे ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की बात की गई है। निजी विश्वविद्यालय की बात करेंगे अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो 10 नवंबर 2023 को 4 नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई थी। 10 नवंबर 2023 को केडी विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। यहां पर जो है कि आप ध्यान देना, चंडीगढ़ के नाम से आप कहीं पंजाब मत चले जाना, बल्कि ये उन्नाव में ही स्टैब्लिश हो रहा है। लखनऊ की बात करेंगे तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का उद्घाटन गोमती नदी के तट पर किया, और साथ ही साथ इसमें जो आईएनएस गोमती है वो इस संग्रहालय में ही रहेगा, यानी उसका ये हिस्सा भी रहेगा। तो नौसेना जो हमारी है उसके शौर्य पराक्रम पे आधारित हम क्या कर रहे हैं, एक संग्रहालय का निर्माण करेंगे। कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। अच्छा, एक और प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है कि भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे हो रहा है? स्थापित कौशाम्बी में। मिशन महिला सारथी की बात करें तो अयोध्या से सीएम योगी जी ने इसका प्रारंभ किया, जिसमें 51 साधारण BS6 बसों में महिला ड्राइवर और कंडक्टर के पद को सौंपा जाएगा। अर्थात जो 51 जो साधारण BS6 वाली जो बसें होंगी, उसमें एक महिला ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर रहेगी। पूरी तरीके से महिला ही चलाएंगी इस पूरी बस को, इसमें कोई भी पुरुष ड्राइवर या कंडक्टर नहीं रहेगा। हालांकि यात्रा के तौर पर सभी लोग कर सकते, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। लखनऊ एक बार और चर्चा में आया। क्यों आया लखनऊ चर्चा में? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ब्राजील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में 3 कंपनियों के मध्य एक समझौते को करवाया, यानी कंप्लीट किया। जैसे आनंदा डेयरी की बात करोगे जो दूध के प्रोडक्ट से संबंधित होती है, और अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोज, ये दोनों ही ब्राजील की बड़ी कंपनी है। इन दोनों कंपनियों का जो आनंदा डेयरी कंपनी है, इनके साथ एक समझौता हुआ, और यह समझौता दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन सुधार पर आधारित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया था नवंबर 23। इसमें प्रश्न क्या पूछेगा? पूछ लेगा डायरेक्ट कि आपके हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड, ये जो मिशन था या ये जो अभियान था, ये कहां पे या किस राज्य में शुरू किया गया? तो एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड ये आपके उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ पहला सोलर एक्सप्रेस वे की बात करें तो यहां पर हम पढ़ेंगे पहला सोलर एक्सप्रेस वे। आप देखोगे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को यूपी के पहले सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाएगा। किसको? बुंदेलखंड एक्सप्रेस, जो ऑलरेडी बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नया बनाना है, लेकिन इसको सोलर एक्सप्रेस वे के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे आधारित होकर सरकार सोलर प्लांट की स्थापना करेगी इन हाईवे के किनारे किनारे, और जिससे 550 मेगावाट की बिजली उत्पादित होगी। अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो यह एक्सप्रेसवे आपके 7 जिलों से गुजरता है, जिसमें चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। लगभग 296 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इसका उद्घाटन 16 जुलाई 2022 को जालौन डिस्ट्रिक्ट से किया गया था, यानी इसका शुभारंभ किया गया था, और इसके बाद फिर इस पर गाड़ियां वगैरह चलानी शुरू कर दी गई थी। बरेली क्यों चर्चा में भैया? क्योंकि
आप देखोगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो परिषदीय विद्यालय चलते हैं इसमें स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यूपी का पहला जिला बन गया जहां पे स्मार्ट कक्षाओं का संचालन कर रहा था। कोई इतना खास नहीं था लेकिन पॉइंट था तो लिखा गया था। हालांकि यहाँ पे एक नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा जिसमें अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ, धोपेश्वर नाथ, ये सभी मंदिर है। हालांकि मैं इन सभी मंदिरों में घुमा हूं क्योंकि मेरा बचपन दोस्तों बरेली में ही बीता, लगभग 20 साल में बरेली में रहा हूं। मेरी स्कूलिंग भी बरेली से हुई थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री और जेआरएफ नेट ये सब बीएचयू यूनिवर्सिटी वाराणसी से मैंने क्वालिफाई किया। तो बढ़िया है, मतलब अच्छा शहर है बरेली, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और ये नाथ कॉरिडोर, ये आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट प्रश्न कि भाई नाथ कॉरिडोर, जैसे महाकाल कॉरिडोर आपके उज्जैन में हो गया, विश्वनाथ कॉरिडोर आपके वाराणसी में हो गया, ठीक, नाथ कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है, ये किस जिले में आता है? तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। देखो प्रश्न बनाना आपको सीखना अगर आ गया ना क्वेश्चन से, मतलब आपने जो फैक्ट पढ़ा उससे अगर आपने क्वेश्चन की भाषा तैयार कर ली तो ये मान के चलो आप तैयार बहुत अच्छे से कर रहे हो। भदोही की बात करते हैं। सीएम योगी जी ने 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ का आयोजन किया और यहाँ पे ब्रांड कालीन का एक लोकार्पण किया, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक ब्रांड रहेगा, ब्रांड कालीन का लोकार्पण किया। अच्छा, कालीन मेला जो है कि आपके लिए ऑप्शन क्या देगा, मिर्जापुर देगा या तो फिर भदोही देगा, क्योंकि आपको पता है कालीन भैया की वेब सीरीज देकर कि मिर्जापुर और भदोही, जौनपुर, ये सभी कालीन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत फेमस एरिया है। लेकिन फिर भी आपको मिर्जापुर और भदोही के ऑप्शन में से हमेशा भदोही को पहले प्रेफरेंस देनी है। गाजियाबाद की बात करेंगे तो यूपी के हिंडन वायु सेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी भारत ड्रोन शक्ति 2023 को आयोजित किया गया और इसी शहर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। अर्थात कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो स्टाफ काम करता है उसको ट्रेनिंग देने के लिए नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया गाजियाबाद में ही, और वहीं पे भारत ड्रोन शक्ति 2023 को भी संचालित किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे वाराणसी की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि वाराणसी में मोदी जी ने 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया। अटल आवासीय विद्यालय किसके लिए दोस्तों, जो हमारे भारत मतलब उत्तर प्रदेश में जो अनऑर्गेनाइज जो फॉर्मेशन होती है, यानी कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, इनके बच्चों को एक आवासीय सुविधा, हॉस्टल की सुविधा देते हुए एजुकेशन जो है कि दी जाएगी, जिसमें आप देखोगे SC ST OBC के बच्चे शामिल होंगे, जनरल कैटेगरी या EWS के बच्चे इसमें शामिल नहीं होंगे। और 30 एकड़ क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया गया बनारस में, जो भगवान भोलेनाथ के मतलब कि स्ट्रक्चर पे होंगे। और पुष्करालू उत्सव भी आयोजित हुआ इसी दौरान, जिसमें 12 पवित्र नदियों की पूजा की जाती है, पुष्करालू उत्सव, जो कि वाराणसी में ही आयोजित किया गया। अब बात करेंगे यहाँ पे एक और पाइपलाइन की बात करेंगे। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना का लोकार्पण किया गया मोदी जी के द्वारा, जो कि 352 किलोमीटर लंबी परियोजना है। अब यहाँ पर एक RPA लैब की बात करेंगे, अर्थात रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, इसकी स्थापना गोरखपुर में जो है कि इसका उद्घाटन किया गया RPA लैब। तो पूछा जा सकता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो लैब है इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो गोरखपुर हो जाएगा। अति आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन का उद्घाटन BHU वाराणसी में किया गया है, जो कि मेरी कर्म भूमि रही है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की एक शाखा खोली गई आगरा में। कहां पर, आगरा में खोली गई। गांडीव 5 क्या है दोस्तों, ये पुलिस हेडक्वार्टर लखनऊ में यूपी पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के द्वारा आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की मतलब ट्रेनिंग की गई थी, यानी यहाँ पे एक अभ्यास कराया गया था, NSG के द्वारा कराया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस को। और 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा की गई यूपी सरकार के द्वारा कि 29 जून को हम व्यापारी कल्याण दिवस की घोषणा करते हैं। साथ ही साथ भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क को वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन का उद्घाटन कहां पे किया गया, नोएडा में किया गया। और पहला उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सितंबर 2024 में भी अभी हुआ था दूसरा संस्करण, और पहला संस्करण भी कब हुआ, सितंबर 2023 में ही, जो कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। तो ऊपर अभी हमने टॉपिक पढ़ लिया था पहले ही। उद्देश्य क्या था कि राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। फिर आ जाते हैं, ये भी हमने टॉपिक पढ़ लिया था कि यूपी का पहला फार्मा पार्क ललितपुर में ओपन किया जा रहा है। अब आजमगढ़ की बात करेंगे तो आजमगढ़ अमित शाह जी के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का यहाँ पे शिलान्यास किया गया, क्योंकि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, अंबिका मिश्र हरिहरपुर घराना से संबंधित है। और कई बार सीधे प्रश्न बन जाता है कि हरिहरपुर घराना कहाँ से संबंधित है, तो ये आजमगढ़ से संबंधित है, ठीक है, हरिहरपुर संगीत घराने से। साथ ही साथ राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन जो कि 10 अप्रैल 2023 को लखनऊ में आयोजित हुआ। अब आप कहोगे सर ये अप्रैल के करंट अफेयर्स आपने 1-2 पॉइंट क्यों रख दिए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे नेशनल लेवल पे क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो भाई आपको पता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ नेशनल लेवल की होती है जिनको पढ़ लेना चाहिए 1-2 पॉइंट।
उत्तर प्रदेश सरकार एवं दक्षिण कोरिया के डो प्रांत के मध्य समझौता किया गया, जिससे यूपी के छात्र यहां आके पढ़ाई कर सकेंगे। तो ये डो प्रांत है, ना कि दो स्टेट नहीं, डो नाम से एक प्रांत ही है वहां पे दक्षिण कोरिया। तो इसके मध्य समझौता हुआ ताकि यूपी के छात्र वहां जाके पढ़ाई भी कर सके। स्कूल चलो अभियान 2023 की बात करें तो अप्रैल 2023 को इस अभियान के साथ एक विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया गया। मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। और अभी हमने पढ़ा था कि स्कूल चलो अभियान का एक नया नाम हो गया रोड टू स्कूल, जो गोरखपुर से लॉन्च किया गया। हमने पहले ही पढ़ लिया इस चीज को भी। फिर साथ में रेशम कृषि मेले की बात करेंगे। तो देखो, रेशम कृषि मेला माना कि जो है कि 1.5 साल पुराना हो चुका है, 30 मार्च 2023 को, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, सहतूती रेशम आपके गोरखपुर में होता है, एरी रेशम आपका कानपुर में होता है और टसर रेशम आपके सोनभद्र में होता है। तो ये तीनों क्षेत्र आपको कम से कम पता हो जाने चाहिए कि सहतूती रेशम गोरखपुर में, ईरी रेशम कानपुर में, टसर रेशम आपके सोनभद्र में, और रेशम कृषि मेले का उद्घाटन भी गोरखपुर में ही किया गया था। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 की बात करें तो मोदी जी ने विश्व क्षय रोग दिवस, जो कि 24 मार्च को होता है, इस अवसर पे वाराणसी में इसका उद्घाटन किया और इसकी थीम रखी थी यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हम बिल्कुल टीबी का उन्मूलन कर सकते हैं। और टीबी के उन्मूलन के लिए जो लक्ष्य रखा गया 2025 रखा गया है। हालांकि टीबी मुक्त पंचायत पहल भी शुरू की गई थी। फिर आते हैं, बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। अब 2022 का क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जा रहे हो पुराना भाई इतना? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, जब भी कोई अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक होता, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है, जो 2-4 साल में एक बार ही रिपीट हो सकता है, तो ऐसे प्रश्नों को आयोग ने पिछले 1 से 2 साल पुराने उठाकर भी पूछे हैं। तो जैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तो हमारे यहाँ जो है कि जो तीसरा संस्करण का आयोजन हुआ था यूपी में, सोचो पहला और दूसरा नहीं हुआ, और आगे हो सकता है 7-8 साल बाद इसका नंबर है, 3-4 साल बाद नंबर आएगा, कोई पता नहीं ना। तो इसलिए इसको पूछा जा सकता है कि किन 4 शहरों में आयोजित किया गया था। लखनऊ, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गोरखपुर में आयोजित किया गया था। आगे देखते हैं कालिंजर महोत्सव, जो कि 2023 में है। 17 फरवरी 2023 को बांदा जिले में आयोजित किया गया। सीएम योगी जी ने इसे राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता दी गई है। तो कब आयोजित किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कालिंजर जो कि बांदा के अंतर्गत आता है किला, और इसे अब राजकीय महोत्सव जो है कि घोषित किया गया है। पहला आदिवासी संग्रहालय ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है। अभी तो मिर्जापुर, महाराजगंज, सोनभद्र का हमने पढ़ा कि यहाँ पे उद्घाटन होगा, लेकिन बलरामपुर जिले में थारू आदिवासी के लिए इमिलिया कोडर के राज्य में पहला आदिवासी संग्रहालय ओपन किया जा चुका है, जिसे थारू जनजाति संग्रहालय के नाम से भी हम जानते हैं। चलो इसकी बात कर लेते हैं कि एक जिला एक खेल को अगर हम बात करें तो इसको दिसंबर 2022 में शुरू किया गया, जैसे ओडीओपी 2018 में शुरू किया गया। ये सब बहुत लैंडमार्क योजना है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। फिर और आगे देखते हैं, आईआईटी कानपुर के द्वारा अटमैन यानी ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई। इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आइडेंटिटी, मतलब इंडिकेटर्स कह सकते हो, आई इंडिकेटर्स कह सकते हो, अर्थात कि जो एयर क्वालिटी को लेकर जो है कि प्रॉब्लम्स आती है, इसको चेक करने के लिए आईआईटी कानपुर ने इसकी स्थापना कर दिया, इसको बना दिया। यह मुख्यतः ग्रामीण और शहरी वायु गुणवत्ता आधारित अध्ययन करेगी। श्री अन्न महोत्सव, ये क्या है? यूपी सरकार ने बाजरा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया। अभी तक क्या होता था, आप लोगों को गेहूं और चावल मिलते थे अपनी सरकारी राशन की दुकानों पर, लेकिन अब उसमें जो टोटल मात्रा है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उस टोटल मात्रा में एक डिफरेंस कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए। क्या चेंजेस किए गए हैं कि अब आपको 14 किलो गेहूं मिलेगा, 11 किलो चावल मिलेगा और साथ में 10 किलो बाजरा भी दिया जाएगा कंपलसरी तौर पर। क्या दिया जाएगा? 10 किलो बाजरा भी दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो श्री अन्न महोत्सव है वो तो देखो लखनऊ में आयोजित हुआ, वो तो ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या गेहूं और चावल के साथ साथ आपको बाजरा भी दिया जाएगा। तो हो सकता है प्रश्न बन जाए कि अभी हाल ही में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया, इस दौरान योगी जी के द्वारा या योगी सरकार के द्वारा किस नए अनाज को शामिल किया गया सरकारी राशन की दुकानों पर? ऑप्शन दे देगा बाजरा, कुट्टू, सावा, कोदक, ये सभी अन्न कहलाते हैं, मोटे अनाज कहलाते हैं। तो बाजरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं। पीवाईक्यूज आप देखा करो, बहुत जरूरी होते हैं पीवाईक्यूज भी देखने करंट अफेयर्स के। अंतर्देशीय मत्स्य पालन की बात करें तो नवंबर 2023 को अहमदाबाद में आयोजित ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य यानी कि मैदानी क्षेत्र में देश में यूपी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि अगर आप देखोगे कि अहमदाबाद में आयोजित किया गया था ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे इनलैंड वाटर यानी जो आप अपने राज्य के अंतर्गत जैसे मछली पालन करते हो, जिसमें आपकी नदी का मछली पालन होगा, तालाब का होगा, झील का होगा, कुएं का होगा, हर तरीके का इसमें शामिल हो जाएगा। तो इस स्तर पे यूपी का पहला स्थान आया था।
लड़कियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेफ सिटी योजना शुरू की गई थी। लड़कियों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया? सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू किया गया। अब यहां पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन चुका है। हालांकि यूपी के 8 यूनिकॉर्न भी स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो देश में शामिल हैं। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहां बनेगा? गौतम बुद्ध नगर में बनेगा। पार्क की बात हो रही है। यूपी के 3 शहरों में यूनिटी मॉल भी स्थापित होगा, जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा में होगा। और सरकार के द्वारा नो नॉनवेज डे घोषित किया गया है 25 नवंबर को 2023 को, अर्थात इस दिन कोई भी व्यक्ति नॉनवेज नहीं खाएगा। हालांकि ये मतलब एक तरीके से सेलिब्रेशन का तौर दे दिया गया है, कोई बाध्यकारी नहीं है कि आपका मन है 25 नवंबर को खाने का और सरकार के आदेशों का पालन करना, ये बाध्यकारी नहीं है। डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन सीएम योगी जी ने झांसी में किया। ध्यान देना कि हॉकी का म्यूजियम आपका झांसी में, पता चले मेजर ध्यानचंद जी का नाम आपके दिमाग में आए और उससे समय जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है मेरठ लगा के आ जाओ, तो ये गलतियां नहीं करनी। छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जहां पे आप गलतियां कर जाते हो। ये अभिनीत मौर्य जी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे अभिनीत मौर्य जी, जो कि हरदोई के हैं, इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर चढ़ने की सफलता हासिल की। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा बता देना कि जो माउंट एल्ब्रूस है ये कहाँ पर स्थित है, यूरोप में किस पर्वत पे स्थित है, और ये हरदोई के रहने वाले हैं। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी आपूर्ति करने में 2023 में यूपी में बुलंदशहर शीर्ष स्थान पे आ चुका है, जिसने घर घर जो पाइप आपकी बिछाई जा रही है गाँव गाँव तक, उसमें यूपी का बुलंदशहर शीर्ष स्थान पे, जहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है कि सारे कनेक्शन प्रोवाइड करा दिए गए। गोरखपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे राज्य की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी खोली जाएगी। नेशनल कैडेट कोर जो होता है ना, नेशनल कोर कैडेट या कैडेट कोर कहते हैं, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद है, ठीक, तो यहाँ पे गोरखपुर में ओपन होगी, जो कि यूपी की पहली होगी। अलीगढ़ का एक नया नाम प्रस्तावित किया गया, हरिगढ़। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया अरविंद कुमार को। किसको किया गया है? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष अरविंद कुमार जी को किया गया। साथ ही साथ जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन वाराणसी में भी होगा। अब यहां पर हम चलते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, फिर उसके बाद मैं आपको और भी आगे बजट वगैरह पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा वो भी समझना है आपको। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, और अगर सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, तो प्लीज चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और यूट्यूब चैनल के नीचे, मतलब वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लो, जहां पे 900 से अधिक, लगभग 1000 के आसपास MCQs दिए हुए हैं PDF के, वो आप लोग डाउनलोड कर लो। और अगर आप लोग इसकी PDF को खरीदना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं 8527594636, इस पे आप व्हाट्सअप कर लो, वहां पे मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। पेड कंटेंट होता है ये, आपको मिल जाएगा वहां से। अब बात करेंगे स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन, जो कि 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। कहां पे? वाराणसी में। दूसरा, ये 7 मंजिला बनाया गया है और इसकी दीवारों पर स्वरवेद के लगभग 4000 दोहे लिखे गए। कितने दोहे लिखे गए? 4000, और ये स्वरवेद के ही है। अच्छा, ये जो स्वरवेद महामंदिर है, ये महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उपदेशों का प्रतीक है। देखा जाए तो ये किसी भगवान को समर्पित कोई मंदिर नहीं है, ये ध्यान देना। ये किससे संबंधित है? महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उपदेशों का एक प्रतीक है। हालांकि ये विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्थित हो चुका है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर भी इसे कहते हैं। अयोध्या की बात कर लेते हैं तो अयोध्या शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी, पहले से ही चल रहा था, लेकिन अब इसके कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का विचार किया गया है। तो विस्तार कैसे? क्योंकि राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, विश्व के स्तर पे हमारी जो राम जन्मभूमि है ये पहले से ही पॉपुलर थी, लेकिन अब और भी टूरिस्ट आएंगे, तो इसके लिए हमने इसके कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पुनर्नामकरण कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान नाम दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, ये अयोध्या शोध संस्थान का नया नाम हो गया है। और साथ ही साथ यहीं पर उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन के लिए उत्तर प्रदेश की श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2023 लाया गया, अर्थात उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, इसके लिए एक अधिनियम लाया गया और इसके जो मुख्यमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष भी होंगे, जो यूपी के मुख्यमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। फिर बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ को देखोगे तो अमृत महोत्सव के तहत 50,000 पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। यानी कहा जा रहा है कि जो 50,000 पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, हम डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देंगे और इसमें समर्थ अभियान एक शुरू किया गया है। गोरखपुर क्यों है चर्चा में? क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया मार्च 2024 में। इसको जल्द से जल्द निर्मित करके तैयार किया जाएगा। अच्छा, ये जो महाविद्यालय ये अटैच यूनिवर्सिटीज होगी, कौन सी? तो आपको पता है बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज होती है उनसे बहुत सारे छोटे छोटे जो है कि डिग्री कॉलेज या महाविद्यालय अटैच्ड होते हैं।
संबद्ध होते हैं। तो ये आपका जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा, ये आपके मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा, यानी इससे अटैच्ड होगा। जो भी आपको डिग्री वगैरह यहाँ से मिलेगी वो इसी से मिलेगी। उन्नाव की बात करेंगे तो अभी हाल ही में योगी जी के द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये कहां से सम्मानित हो गया? उन्नाव से। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, नंदनी कृषक समृद्धि योजना की बात करेंगे तो देखिए, मवेशियों की नस्ल में सुधार करने और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो नंद बाबा मिशन शुरू किया गया था ना, उसी के एक हिस्से के रूप में इस योजना को शुरू किया गया। तो नंद बाबा मिशन का मतलब ही है कि किस प्रकार से मवेशियों की सुरक्षा कर सकें, उनकी नई नई नस्ल को पैदा कर सकें और साथ में दूध का उत्पादन भी हम अधिक कर सकें। इसके लिए जितने भी अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं वो सभी नंद बाबा मिशन के अंतर्गत आती है। उसी के तहत एक नंदनी कृषक समृद्धि योजना चलाएगी, जिसके तहत योगी सरकार के द्वारा अब सब्सिडी दी जाएगी आपको 3 लेवल पर। पहला, अगर आप जो भी गाय वगैरह खरीदते हैं, कौन सी गाय, ये आपकी अमेरिकन होलिस्टन वगैरह नहीं, जो आपकी शुद्ध देसी नस्ल होती है उत्तर प्रदेश की, उस गाय को अगर आप खरीदते हैं बल्क में तो आपको सब्सिडी दी जाएगी उसके पैसे पर। गायों के संरक्षण पर भी आपको सब्सिडी दी जाएगी और उनके रख रखाव पर भी सब्सिडी दी जाएगी। 3 चरणों में होगी। हालांकि इसकी शुरुआत प्रारंभिक चरणों में 10 मंडलों में शुरू की गई है। उन प्रारंभिक 10 मंडल के हेडक्वार्टर कौन से? अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली। अब यहां पर एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल टोटल लेटेस्ट हैं अभी और कितने हमारे यहां नगर निगम हैं? ठीक है, ये आपको बताना, ये मैं कई बार बता चुका हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 बहुत ही प्रतीक्षित कह सकते हो दोस्तों, बहुप्रतीक्षित। मतलब इससे संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं ना, और उन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो खून के आंसू रो रहे हैं। पिछले 3 साल से इसके गठन का ड्रामा चल रहा था कि अब गठित होगा, अब गठित होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तमाम चीजें हो रही थी और अभी तक भी पूरी तरीके से गठित नहीं हुआ। केवल एक अध्यक्ष पद मिल गया है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, बस उनको अध्यक्ष बना दिया गया, बाकी अभी सदस्य नहीं आए हैं। कोई एग्जाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोचो, इस एग्जाम के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछले 3-4 साल से बेचारे परेशान हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसको। इस अधिनियम के गठन, इस अधिनियम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। हालांकि एक निगमित निकाय होगा जिसका हेडक्वार्टर आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग यानी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, माध्यमिक शिक्षा विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित और पारदर्शी रूप से करेगा। कहने का मतलब है कि जितनी भी अब टीचर की वैकेंसी होगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर हो, महाविद्यालय के लेवल पे हो, डिग्री कॉलेज के लेवल पे, या फिर इंटर कॉलेज में जो भी होते हैं, एलटी ग्रेड की जो पोस्ट होती हैं, बेसिक की पोस्ट आती है, प्राइमरी एजुकेशन की जो पोस्ट आती है, जो भी टीचरों का अब सिलेक्शन होगा अब इसी के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि गठित हो चुका है, लखनऊ में जो है कि इलाहाबाद में इसकी मुख्यालय है और इसकी अध्यक्ष महोदय भी बना दी गई हैं, जो पहली अध्यक्ष है। और हालांकि ये भी एक उपलब्धि हो गई इनके पास कि ये पहली महिला अध्यक्ष है, जो कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे इनका नाम है। क्या है? प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय की समाजशास्त्र की प्रोफेसर भी थी। अब यहां तक तो आपने देखो पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स पढ़ा मेरे साथ, ये आई दृष्टि से करंट अफेयर्स था। लेकिन यूपी स्पेशल को बिल्कुल भी कमजोर न करूं मैं आपके, और इसीलिए मैंने इसको और मजबूत करने के लिए जो घटना सार की हमारी पेड पीडीएफ थी, जिसको मैंने आपको पढ़ाया था जनवरी से लेकर जून तक का पूरा हैंड रिटन करंट अफेयर्स नोट, उसके भी केवल यूपी स्पेशल की करंट अफेयर्स के पॉइंट को मैंने ऐड कर दिया है। तो जरा मैं आपको पहले उसे दिखा देता हूं और यहां पर आप पढ़ोगे मेरे साथ। ये मैंने मैगजीन की बुक का ही बजट का जो है कि पूरा एक फोटो क्लिक करके इसको पूरा शामिल कर दिया है। आप कहोगे सर आपने इसके नोट्स क्यों नहीं बनाए, तो मैं आपको बता दूं कि इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी वो मैं बता देता हूं कि यहां पर आप देखोगे ये रहे आपके यूपी स्पेशल के घटना सार के नोट्स। किसके नोट्स हैं दोस्तों? ये हमारे घटना सार के नोट्स थे। हालांकि ये पेड थे लेकिन आपको इसी पेड लिस्ट में मिल जाएगा जो आप आई दृष्टि की पेड खरीद रहे होगे। और इसी में मैंने बहुत सारे पॉइंट को डिस्कस करते हुए और इसकी क्लासेस वगैरह भी मैंने कराई थी। तो यहां पर आप देखोगे कि मैंने उत्तर प्रदेश बजट को भी पूरा डील किया था। यहां पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश बजट जो कि 5 फरवरी 2024 को था, सुरेश खन्ना जी ने दिया था। ठीक है, 7,36,437 करोड़ रुपए का था। तो इस पूरे बजट से संबंधित जितने भी ये पॉइंट आप देख रहे हो, ये पूरे पेज पे जो भी आप देख पा रहे हो,
ये सारी चीजें, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है। इतना पूरा डिटेल से बजट मैंने पढ़ाया था, हर एक चीज को देख रहे हो, यहाँ पे योगदान वगैरह क्या क्या था और कैसे कैसे जो है कि हम फर्स्ट पोजीशन पे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको कवर किया था। लेकिन मैंने इसकी क्लास भी आपको घटनासार के नाम से प्रोवाइड कराई थी, उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा इस वीडियो के नीचे। इसीलिए मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा अभी घटनासार को, क्योंकि ऑलरेडी सेम कंटेंट पे अगर मैं 2 बार वीडियो बनाता हूं तो कॉपीराइट का इश्यूज भी आ जाता है यूट्यूब पर। तो आप लोग जब ये वीडियो देख लेना तो उसके बाद आप लोग ये घटनासार की जो पीडीएफ इस समय आपके सामने डिस्प्ले पर शो कर रही है, इसका वीडियो का लिंक मैं लगा देता हूं वीडियो के नीचे, क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी, जहां पर ये आई दृष्टि के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ऑलरेडी 15 क्लासेज है घटनासार की, वहां पर यूपी की 2 क्लासेस थे, यूपी फर्स्ट और यूपी सेकंड, इसी को पूरा मैंने डिस्कस किया था, तो आप लोग उसे जरूर देख लेना। अब आ जाते हैं यहाँ पे बजट, तो मैंने उस क्लास में बजट भी पढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने बुक के हिसाब से शॉर्ट रिवीजन करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट कर दिया था, क्योंकि इसका नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता जब मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है। तो यहां पर हम देख लेते हैं एक नजर, जो कि सरसरी निगाह से, और रिवीजन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 जो कि 5 फरवरी 2024 को हमारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा वित्तीय बजट प्रस्तुत किया गया, थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, जो आपके 2024-25 के लिए था, और जिसका कुल आंकड़ा कितना था, लगभग आप देखोगे 7,36,437.71 लाख करोड़ रुपए, यानी इतने रुपए का ये राजस्व बजट था, जिसमें अगर आप देखोगे तो लगभग 5,32,655.33 करोड़ रुपए तो आपका राजस्व लेखा का व्यय था, जबकि 2,03,782.38 करोड़ रुपए आपके पूंजी लेखा का व्यय था। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे बहुत डिटेल से शॉर्ट में लिख के डिस्कस भी कर दी हैं। और अगर इंपॉर्टेंट चीज कहूं तो राज्य बजट 2024-25 में इस बार जो नई योजनाएं शामिल की गई वो लगभग 24,863.57 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं, जबकि पिछले वर्ष बजट में आपको लगभग 32,721 करोड़ की देखने को मिली थी। तो पिछले वर्ष की अपेक्षा नई योजनाओं पे जो बजट धनराशि है वो कम हुई है। और लगातार आप अगर ट्रेंड को देखेंगे तो जब से योगी सरकार आई है 2018, 19, 20, 21 के बाद फिर 21, 22, 23, 23, 24, 25 ये बजट का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि धनराशि की जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो 7.36 लाख जो करोड़ बजट है इस बार का 24-25 का, ये पिछले 2023-24 के बजट के सापेक्ष कितने अधिक है, तो 6.7% की वृद्धि की गई। ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2024-25 के बजट का आंकड़ा यह है जो विगत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 6.7% अधिक है, जिसमें राजस्व व्यय अगर मैंने वहां पूरा डिजिट पढ़ा, यहां पे इन शॉर्ट करके पढ़ रहे हैं 5.33 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय में आप देखोगे 2.04 लाख करोड़, पूंजीगत परिव्यय में देखोगे तो 1.55 लाख करोड़ रुपए रहेगा। अब यहां पे अगर हम प्राप्तियों की बात कर लेते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे कि कुल प्राप्तियां कितनी होंगी, तो 7.21 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई हैं, और राजस्व की प्राप्तियां जिसमें कितनी होंगी, 7.21 लाख करोड़ में राजस्व की प्राप्तियां कितनी हैं, तो 6.07 लाख करोड़, और पूंजीगत प्राप्तियां 1.14 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। अब जरा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बिंदु जानने चाहिए, जैसे अगर आप देखोगे कि राजकोषीय घाटा हमारा कितना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो स्टेट की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर आप देखोगे तो 3.46% है। हालांकि जो एफआरबीएम एक्ट है, ठीक है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि किसी भी स्टेट को अपना राजकोषीय घाटा लगभग 3.5% से कम रखना चाहिए, मतलब कम रखने की बाध्यता जरूरी है, और इसीलिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने 3.46% जो कि 3.5% से कम है। तो बस इसमें एक आपको यही याद रखना, बस ये वाला राजकोषीय घाटा कितना चल रहा है हमारे राज्य सरकार का, तो 3.46% रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे समावेशी विकास के लिए जो अलग अलग जो बजट शुरू किए गए हैं, जिसमें युवा रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना होगी। कहां पे होगी, 150 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं भूमि खरीदने के लिए। कहां पर, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में, जिसको इन शॉर्ट हम लोग निफ्ट भी बोल देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी। ये ऑलरेडी हमारे यूपी में पहले से ही रायबरेली में एक स्थापित है, दूसरा वाराणसी में खोला जा रहा है, स्थापना वहीं पे होगी। तीसरी अगर हम बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर पहले से ही है। तो यहां पर एक तो ये चीज आपको पता रहे कि निफ्ट जो है
नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, एक तो रायबरेली में पहले से, वाराणसी में नया ओपन किया जाएगा, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो हमारे उत्तर प्रदेश में 2 मेगा सरकारी आईटीआई की स्थापना की जाएगी और 69 आईटीआई जो पहले से हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि नई नई फैसिलिटी दी जाएगी, नए नए जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन 69 आईटीआई को क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे और 2 नए सरकारी आईटीआई को ओपन किया जाएगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो पहले राशि दी जाती थी 15,000 रुपए, अब उसको बढ़ा के 25,000 रुपए कर दी गई है। हालांकि इसके लिए क्राइटेरिया यह है कि आपकी पारिवारिक इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और इसमें केवल 2 बेटियों को जो है कि सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस तरीके से 50,000 रुपए एक परिवार में अगर 2 बेटियां होंगी तो मिल जाएंगे। अगर दूसरी बेटी के साथ कोई बेटी जुड़वा है तीसरी बेटी के रूप में, तो उन तीनों बेटियों को मिलेगा फिर अलग अलग धनराशि। क्लियर हो गई बात? ठीक है, यहाँ पे ये बात सुनिए। देखो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि मैंने बजट वाले लेक्चर में पूरा बता रखा है। इसी के साथ आप देखोगे अवसंरचना विकास और औद्योगिकरण के लिए तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जाएगा। आपको पहले से पता होगा गीडा, गीडा मतलब होता है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब एक नया खोला जाएगा बीडा। ऑप्शन पता है क्या देगा आपको, बुलंदशहर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो बी से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके लिए पूछा जा रहा है, तो बुंदेलखंड वाला याद रखना। साथ ही साथ फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई नीति 2023 लागू की गई और सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2023 को लागू किया गया है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं यहाँ पे अनुसंधान और नवरचना यानी कि नवाचार की बात करें तो सरकारी विभागों में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और अति आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। एआई सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ हम $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या करेंगे, सांख्यिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण करेंगे। ओके, और आईआईटी कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी हम यहाँ पर करेंगे। पर्यटन और संस्कृति को अगर हम ध्यान देखें तो अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, नैमिसारण जो कि सीतापुर में आता है, विंध्यवासिनी धाम जो कि मिर्जापुर में आता है, देवी पाटन जो कि बलरामपुर में आता है, नाथ कॉरिडोर जो कि अभी हमने पढ़ा बरेली में आता है, इन सभी पे आधारित हम क्या करेंगे, सुविधाओं को स्थापित करेंगे जो पर्यटन को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ कुंभ संग्रहालय की बात होगी तो जाहिर सी बात है रटा हुआ प्रश्न होगा, भाई कुंभ देखो, महाकुंभ या कुंभ 4 जगह लगते हैं। ठीक है, कौन कौन से जगह लगते हैं, एक उज्जैन मैंने बता देता हूं, एक हरिद्वार, एक प्रयागराज और एक ऑप्शन आपको साउथ इंडिया का है, वो आप बता देना कमेंट सेक्शन में। तो यहां पर कुंभ संग्रहालय प्रयागराज में लगेगा। क्लियर होगी बात? चलिए और देख लेते हैं यहाँ पे जो अलग अलग विभागों में जो पैसे आवंटित किए गए। देखो सबसे अधिक, कई बार पूछा था कि सबसे अधिक किस विभाग में पैसे आवंटित किए गए, तो प्राथमिक शिक्षा के ऊपर सबसे अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे, लगभग 76,035 करोड़ रुपए। ये करोड़ों में धनराशि 76,035 करोड़ रुपए। ये हो गया पहला नंबर, जो ऐसा विभाग है जिसमें सबसे अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे। दूसरे नंबर पर आप देखोगे ऊर्जा, जिसमें 57,071 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये दूसरा ऐसा विभाग है जिसमें सबसे अधिक पैसे खर्च किए जा रहे हैं। तीसरा आपका आएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जो आपके 27,086 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये आपका तीसरा विभाग। ध्यान देना, ये योजना नहीं है। अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस विभाग में सबसे अधिक पैसे खर्च किए जाएंगे, तो ये आपको विभागों का आवंटन याद करना है। तो सबसे अधिक प्राथमिक शिक्षा विभाग जो कि बेसिक शिक्षा के नाम से जानता है, ऊर्जा, और थर्ड नंबर पे स्वास्थ्य परिवार। चलो अब यहां पे जरा इन शॉर्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि बजट 2024-25 के निधि का प्रवाह, कि भाई रुपया कहां से आता है और रुपया कहां पर जाता है, एक आइडिया दिया जा रहा है यहाँ पे, जो आपको बस याद कर लेना है। परसेंटेज नहीं रटनी है, बस इतना याद रखो कि कहां से सबसे पहले रुपया आता है। तो भाई हमें उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे अधिक जो रुपया प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो आप देखोगे राज्य का अपना कर राजस्व अंतरण, यानी कि जो आपके वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत सिफारिश करते हैं कि भाई आपको प्रत्येक राज्य को कितना कितना पैसा मिलना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं कि हमें एक 100 पैसे का जो है कि डिमांड की गई है, 100 पैसे अगर हमें मिलने, तो उसमें से लगभग 37 पैसे किससे मिलना है, या 100 रुपए मान लो, चलो 37 रुपए राज्य का अपना कर राजस्व मिलना है, सबसे अधिक हमें इससे मिलता है। दूसरा जो हमारा केंद्रीय कर अंतरण होता है, जो हमारा सेंट्रल जीएसटी में हिस्सा होता है, इससे हमारा दूसरा होता है। और तीसरा हमारा जो सबसे बड़ा होता है सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों से, सार्वजनिक ऋण जो प्राप्तियां होती हैं, इन तीनों से ही सबसे अधिक हमारे बजट में पैसा आता है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें कि रुपया सबसे अधिक हमारा व्यय कहां पे होता है, सबसे अधिक कहां पे जाता है, तो इसको भी अगर आप गौर से देखोगे तो जितना भी हम व्यय करते हैं सबसे अधिक हम पूंजीगत व्यय करते हैं। और पूंजीगत व्यय करना किसी भी देश और राज्य के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। जैसे हॉस्पिटल बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, रोड या सड़क का निर्माण करना, और यूनिवर्सिटीज बनाना, स्कूल बनाना, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो
पैसा व्यय किया था, ये पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत आता है। तो 21% लगभग जो है कि इसमें हम व्यय करेंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात। चलो आगे देख लेते हैं। अब हम जरा सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे इसमें, तो सेकंड नंबर पे आपका आएगा वेतन, और वेतन सरकारी कर्मचारियों के जो दिए थे 12.8%, और थर्ड है आपका अन्य व्यय में 12.7%। तो ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा। तो बस इन्हीं तरीके से आपको पढ़ लेना है पूरा का पूरा। और साथ ही साथ अब यहाँ पर देखो कुछ योजनाओं के बारे में। अब आपसे प्रश्न अगर मान लो विभाग से पूछ रहा है तो प्राथमिक शिक्षा विभाग बताओगे, ऊर्जा विभाग बताओगे, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय विभाग बताओगे, जहां पे सबसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किन योजनाओं में सबसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है, तो योजनाओं में याद रख लेना सर्व शिक्षा अभियान में ही किया जा रहा है लगभग 21,310 करोड़ रुपए। एजुकेशन पे ही फोकस है। नहीं, यहाँ पे सबसे अधिक तो दोस्तों इसमें नहीं है, 21,000 नहीं, बल्कि आप देखोगे इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान में आपके 21,310 करोड़ है, जबकि उससे अधिक आपको जल जीवन मिशन में मिलेगा 22,000 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ लेना है। जैसे अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3,695 हो गया, पीएम आवास योजना 2,441 हो गया, पेंशन सामाजिक क्षेत्र में 12,650 हो गया, 620 मनरेगा पूछ लेगा तो 50-60 ऐसे करके याद कर लो मनरेगा के लिए। और स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करें तो 2708 हो गया, अमृत 2.0 की बात करें तो 4500 करोड़ रुपए हो गया। अच्छा, भारत में कौन कौन से क्षेत्रों में यूपी का पहला स्थान आता है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, और प्रधानमंत्री यानी स्वनिधि योजना में, और प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे पहला स्थान इनका होता है। दूसरा स्थान कहां पे है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये सारी चीजें मैंने घटनासार के करंट अफेयर्स में हैंड रिटन नोट्स बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस कर रखा है क्लासेस के साथ साथ, ठीक है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण माना जाता है। अच्छा, निर्यात तत्परता सूचकांक में अगर आप देखोगे 2019 में 11th रैंक थी, लेकिन 2022 में हम 7वीं रैंक पे आ जाते हैं। वस्तुगत निर्यात में हम 2022 में 7वें नंबर पे, और लीड्स में हम देखेंगे 2022 में 6 रैंक हमें मिल जाती है। तो ये सारी चीजें हो गई, और इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि जो भी कुछ खास था वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आपको अलग से। चलो, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ जीडीपी के बारे में पूछ रहा है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2024-25 में जो अनुमानित है, तो राजकोषीय घाटा हमारा कितना है 3.46%, और राज्य का स्वयं का कर राजस्व कितना होगा अगर हम इसे देखें तो 10.4% हो जाएगा। तो इतना आपको देखना। और कुल उधार और अन्य दायित्व कितने हमारे यूपी सरकार पे 32.7% है। तो इतनी सारी चीजें आपने देख ली, और ये फिर आपको देखने को मिलेगा घटनासार के शॉर्ट नोट्स में, जिसमें मैंने सारी चीजें लगभग कंप्लीट करा दी हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करके जाना। यूपी स्पेशल के लिए इससे बेस्ट और कोई वीडियो नहीं होगी। पूरे यूट्यूब पे सारे कंटेंट मैंने इसमें शामिल किए, घटनासार भी और आई दृष्टि भी इसमें शामिल कर दिए। और पीडीएफ के लिए फिर लास्ट टाइम मैं आपको अपडेट कर देता हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर इसे सेव कर लो ग्लैंस एकेडमी के नाम से ही, ठीक है। यहाँ पे हर प्रकार के आपके कंटेंट को हैंड रिटन नोट्स में जो होते हैं वो पेड पीडीएफ मिल जाती है आप लोगों को बहुत ही कम प्राइस में, और तैयारी बहुत फास्ट हो जाती है आपकी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।